वेलकम टू SSC GS के 25 क्वेश्चन होने वाले इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं उन्हें। जो पहला जो आपका प्रश्न है वो हुमायूं के मकबरे से ना, हुमायूं के टॉम से। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और इसने सीधे ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया। मतलब बाद में जो ताजमहल बना है आपका, वो इससे इंस्पायर होकर बना है, ध्यान रखना। इसने चार बाग उद्यान लेआउट और दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शैली पेश की, जो बाद में मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। बिल्ट इन 1565 से 1572 के बीच में ये बना बाई हाजी बेगम, द विडो ऑफ हुमायूं। जो हुमायूं की विधवा थी, हाजी बेगम, उन्होंने बनवाया। दिल्ली में स्थित है भारत का पहला चार बाग शैली का गार्डन टॉम। फारसी वास्तुकार जो आपके मिरख मिर्जा गियास थे, उन्होंने इसे डिजाइन किया था। जो आपके आर्किटेक्ट जो थे वो ये थे, मिरख मिर्जा गियास। बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर के उपयोग वाला पहला प्रमुख मुगल स्मारक था ये, और 1993 में इसे यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है ये घोषित किया गया था। बाद की मुगल वास्तुकला खास तौर से ताजमहल को इसने इंस्पायर किया। ध्यान रखना, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से प्रश्न आया था आपका कि किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपने अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है। यानी कि ज्यादातर जो पावर थी ज्यादातर वो सेंटर के पास थी, यानी केंद्र में। तो वो मौर्य साम्राज्य था, आपको बताया। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका आपको बताया आंसर है। इन्होंने आपको बताया मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। मौर्य साम्राज्य की कब करी थी, इसमें थोड़ा थोड़ा मतभेद है। कहीं कहीं 322 मानते हैं, कहीं 21 BC मानते हैं, ईसा पूर्व। राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ध्यान रखना। बाकी इनसे जुड़े काफ़ी कुछ आपके जो तथ्य हैं वो हमने आपको पता है वन शॉट में डिसाइड कर लिए हैं, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आप आगे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से आपका एक प्रश्न आया था। भरत मुनि द्वारा रचित जो आपका नाट्य शास्त्र है, संगीत नृत्य और नाटक का सबसे प्राचीन ग्रंथ ये माना जाता है। म्यूजिक स्प्लिट इंटू टू मेजर ट्रेडिशंस, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। मध्यकाल में जो संगीत है वो आपको दो धाराओं में बढ़ गया, तो हिंदुस्तानी जो उत्तर भारत के लिए है और कर्नाटक जो दक्षिण भारत के लिए। यानी हिंदुस्तानी संगीत अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो ध्यान रखना है उत्तर भारत से संबंधित है, नॉर्थ इंडिया से। और साउथ इंडिया से आपका जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो है। कर्नाटक संगीत में आपको पता है त्रिमूर्ति तीन कौन कौन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री, इन्हें इसकी संरचना को स्थापित किया। ध्यान रखना, ये तीन त्रिमूर्ति माने जाते हैं कर्नाटक संगीत के। आगे चलते हैं। एक आपको प्रश्न आया था जो आपके लॉन्ग जंप के जो फेजेज हैं उनसे। सबसे पहले आपको पता है कि अप्रोच रन दौड़, ए फास्ट कंट्रोल स्प्रिंट टू जनरेट मैक्सिमम स्पीड। अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए तेज और नियंत्रित दौड़, यानी आप अपनी स्पीड को मतलब काफ़ी प्राप्त कर लें उसके लिए एक नियंत्रित दौड़। उसके बाद टेक ऑफ, उड़ान की शुरुआत। खिलाड़ी टेक ऑफ बोर्ड से उचित कोण लगभग 18 से 22 डिग्री पर जोर से धक्का देता है, वहां जाके उछलता है ना। फिर हवा में स्थिति होती है, हवा में शरीर का संतुलन बनाए रखने की तकनीक है ना, जो आपकी सेल है या हिचकी जो है वो। उसके बाद लैंडिंग होती है, पैरों को आगे बढ़ाकर एडी पहले रेत में लगाई जाती है ताकि दूरी अधिक हो। और फिर रिकवरी, लैंडिंग के बाद खिलाड़ी पीछे गिरने से बचने के लिए आगे की ओर झुकता है। तो ये कुछ स्टेजेज हैं आपके। अगला प्रश्न आपका आया था कि मेरी कॉम का मोस्ट जो रिसेंट गोल्ड मेडल है वो कहाँ से। आपको पता है जो मेरी कॉम का सबसे हाल ही में जो गोल्ड मेडल है वो 23वां जो प्रेसिडेंट कप है इंडोनेशिया का, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जो अप्रैल फ्रैंक्स से था, उन्होंने उसे 5-0 की यूनानिमस डिसीजन से हराया। ये जीत 28 जुलाई 2019 को हुई थी, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये मेरी कॉम का प्रेसिडेंट कप से। एक आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से भी प्रश्न आया था 1773 का। हुआ क्या था कि ये फर्स्ट बार था जब कंपनी को मतलब रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कुछ कानून पारित किया था। क्योंकि ये जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया में, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे और वहाँ उनको टैक्स भी नहीं दे रहे थे ब्रिटेन को। तो इसलिए उन्होंने इनको रेगुलेट करने के लिए अधिनियम पारित किया था। फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आपके, वॉरेन हेस्टिंग्स वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ध्यान रखना। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। आपको बताया इसके जो फर्स्ट न्यायाधीश जो थे वो तो कौन थे, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे थे, ध्यान रखना। एक प्रमुख प्रश्न बनता है आपका, कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत या उपहार लेने से रोका गया कि तुम ये गिफ्ट वगैरह मत लो, ये जो तुम लेते हो फिर भ्रष्टाचार के माध्यम से काम करते हो, ये बंद करो। तो ये बोलते थे कि ये तो बस हमारा आपसी रिश्ता है, मिठाई है, इसमें भ्रष्टाचार क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ये मत करो। मुंबई में मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। इनको कहा कि अब तुम इसके अंडर काम करोगे। और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीकृत क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड कैसे होता है। अब बंगाल के अधीन कर दिया तो जो सारी पावर है बंगाल के अंदर चली गई।
तो जो पावर जब केंद्र के पास चली जाती है तो उसको केंद्रीकृत बोलते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया आपका ना। महाकाली और आपकी जो गंगा वाटर ट्रीटी है, यानी जो पानी की जो संधि है आपकी, महाकाली जो है वो आपकी इंडिया और नेपाल के बीच 1996 में डेवलपमेंट ऑफ द महाकाली रिवर उसके लिए। और इसके तहत जो प्रोजेक्ट है आपके, एक तो आपको पता है टनकपुर बैराज, और एक पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो आपके ये, और ये जो आपकी कौन सी गंगा, गंगा वाटर ट्रीटी, ये भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का पर गंगा पद्मा नदी के जल बंटवारे के लिए इसका भी उद्देश्य क्या था इसका, कि कम प्रवाह वाले महीनों में न्याय संगत जल विवरण, पुराना जल विवाद सुलझाना था। और मुख्य विशेषता जो थी वो 30 वर्ष की जल साझेदारी व्यवस्था। ये जो बांग्लादेश के साथ हुई थी गंगा नदी वाली, ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। एक आपका ये आया था कि जो ये खेलो इंडिया वाला है केंद्रीय विद्यालय, तो 4 केवीज को इन्होंने अपनाया था या गोद लिया था, ध्यान रखना। एक तो आपका केवी जो ग्वालियर वाला है, गाजियाबाद और दिल्ली कैंट, और केवी जो सिद्धि वाला था ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि कितनों को लिया, तो 4 को लिया, ध्यान रखना। इस वर्टिकल के माध्यम से राज्य स्तर पर एथलीटों को प्रशिक्षण, कोचिंग, आवास और प्रतियोगिता का अवसर दिया जाता है, यानी उन्हें पूरी हर फैसिलिटी प्रदान की जाती है। छात्रों के लिए लाभ, लॉजिंग, बोर्डिंग, शिक्षा, कोचिंग, उपकरण, प्रतियोगिता अनुभव, ये सब सरकारी फंड से कवर किया जाता है, सब खर्चा सरकार उठाएगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1। ये जो आपके सुनील गंगोपाध्याय हैं उन्होंने लिखी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं जो बच्चों को रोमांचक कहानियों के लिए लिखे जाते हैं, जो लोग जान जाते हैं उनके लिए। काका बाबू जो रियल नेम है वो राजा रॉय चौधरी, एक डिसेबल्ड बट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एडवेंचर, एक पैर से दिव्यांग पर बुद्धिमान और साहसी खोजकर्ता, उन पे ये थीम पे बनाई गई है। संतु कौन है? काका बाबू का भांजा और उनका साहसी साथी है। इसका जो विषय वो है, एक तो साहस, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान, ट्रेवल, एक्सप्लोरेशन, यात्रा और खोज, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, दोस्ती व निष्ठा, ये इसकी कुछ थीम है। देखो दोस्त, अगर आजकल आप जीवन में कुछ निराश सा फील कर रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तैयारी में भी कुछ आपको डिस्टरबेंस आ रही है, तो चिंता ना करें, समय समय ये भी बीत जाएगा। और आपके साथ नहीं, काफ़ी के साथ हो रहा है अभी, समय कुछ ऐसा चल रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी थोड़ा निराश सा महसूस कर रहे हैं। तो चिंता नहीं करनी है, अपना काम करते जाना है, जब समय आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, अभी काफ़ी लोगों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस की है। अगला जो प्रश्न है वो ये एनवायरनमेंट, जो आपका COP30 था, ग्लोबल हेल्थ, उससे संबंधित। तो ये प्रश्न था कि किस भारतीय राजनेता ने इसको मतलब संबोधित किया, तो वो नरेंद्र मोदी हैं, आपकी ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसे संबोधित किया है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 30वीं सभा है, जो 10 से 21 नवंबर 2025 को ब्राजील के बेले शहर में आयोजित की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना, देशों द्वारा अपनाए अपने नए इंडिसीज प्रस्तुत करना, जलवायु वित्त बढ़ाना, अनुकूलन क्षमता मजबूत करना। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधित कुछ यहाँ पे कार्य हुआ था। पॉपुलेशन डेंसिटी, आपका जो जनसंख्या घनत्व है से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं, और जो माना जाता है इकाई जो है वो वर्ग किलोमीटर में, व्यक्तियों को वर्ग किलोमीटर में, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इसको ऐसे निकालते। इसका जो सूत्र है वो ये है कि टोटल पॉपुलेशन बटा टोटल एरिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार का है, बिहार का सबसे ज़्यादा है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम अरुणाचल का है। इसका कितना है अरुणाचल का? इसका केवल 17 है। अब पहाड़ों में आपको पता है वैसे ही कम लोग रहते हैं इसीलिए, और बिहार में तो आपको पता है कि विश्व गुरु बिहार बना के ही रहेगा भारत को, इसलिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, ये कब होता है? ये होता है जब अद्भुत क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है, जो सर बताता है ना, जब वो क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है तो जनसंख्या विस्फोट होती है। जब सब क्रांतिकारी प्रक्रिया करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में जनसंख्या आएगी। किसी सीमित समय में जनसंख्या में तीव्र और अत्यधिक वृद्धि। इसके कारण क्या है? उच्च जन्म दर, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। घटती मृत्यु दर, जो आपके वृद्ध हैं वो मर नहीं रहे हैं, वो जिए जा रहे हैं चंपक लाल की तरह, और ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो एक तो मर कम रहे हैं, ऊपर से पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। अब कारण क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं कम हो तो 2-3 बुढ़े मर जाएं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो बुढ़े नहीं मरेंगे, और नहीं मरना चाहिए। जब उनका समय होगा तो मर जाएंगे। कम उम्र में विवाह हो जाता है तो फिर क्रांतिकारी प्रक्रिया होगी, और फिर उच्च जन्म दर आपको पता है वहाँ से आएगी। परिवार नियोजन की कमी, फैमिली प्लानिंग नहीं होती है लोगों में, कि भैया हम दो, हमारे दो, क्या क्या भविष्य क्या है हमारा, बस अंधाधुंध किए जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही कारण है।
फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग जनरेटिव डिजाइन इन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग, इसका उद्देश्य क्या? तो यह है न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन, एरोस्पेस घटकों को वजन, ताकत और प्रदर्शन के लिए अनुकूलित करना, सामग्री की खपत कम करना और संरचनात्मक अखंडता बनाए रखना, ईंधन दक्षता और सिस्टम विश्वसनीयता बढ़ाना, एआई संचालित दोहराव वाले डिजाइन से डिजाइन प्रक्रिया को तेज करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, एक तो आपको पता है जो अंत्यकोशिकीय पाचन है वो इसका प्रमुख फंक्शन है, और कोशिका के भीतर मतलब जो पाचन है, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का पाचन करते हैं। ये पुराने क्षतिग्रस्त ऑर्गन्स को तोड़कर पुनःचक्रित करते हैं, ऑर्गन जो सेल्स होती हैं आपकी उनको। आगे चलते हैं। आर्टिकल 270 से आपका एक प्रश्न आया था, इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है। यानी केंद्र और राज्य बैठ जाएंगे टेबल पे, फिर केंद्र राज्य को बोलेगा एक तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, चार मेरा, पाँच तेरा, छः मेरा। तो मतलब ऐसे ये जो आय है, जो कर है वो बढ़ता है। 101वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के विवरण के प्रावधान भी सम्मिलित हैं। और फिर इसमें बताया गया है कि जो सरचार्ज और उपकर जो है वो साझा नहीं होते, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अर्थ रेडियस एंड ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, औसत त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर है, भूमध्य रेखीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर, और ध्रुवीय त्रिज्या जो है आपकी वो 6357 किलोमीटर। अंतर का कारण क्या है कि पृथ्वी चपटी गोलार्ध है, इक्वेटर पर थोड़ा उभरी हुई और पोल्स पर थोड़ी चपटी है, ये कुछ इसके प्रमुख कारण हैं। बीएनएसएस मैक्स पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी, बीएनएसएस की धारा 187(2) के अनुसार पुलिस हिरासत 15 दिन तक हो सकती है, लेकिन ये 40 या 60 दिन की शुरुआती अवधि के भीतर विभाजित की जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि कन्नड़ ओनली कन्नड़ ईयर, नो इंती पीपल अलाउ ईयर, ओनली कन्नड़ीज। क्या कहा कर्नाटक हाईकोर्ट ने? कहा कि यदि अपराध की सजा 10 वर्ष तक हो सकती है तो ये 15 दिन हिरासत दिन 1 से लेकर दिन 40 तक के भीतर ली जानी चाहिए। यदि अपराध 10 वर्ष से ज़्यादा की सजा है तो हिरासत 15 दिन दिन 1 से दिन 60 तक लाई जा सकती है। ये कुछ प्रमुख प्रावधान है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि 15 दिन है ना मैक्सिमम। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें पूछा गया था कि उम्र कितनी है? तो 18 से 40 वर्ष कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। योगदान किसान को उसकी उम्र के अनुसार प्रति माह रुपये 55 से 200 तक जमा करना होगा। सरकार भी उतनी ही राशि योगदान करती है जितना किसान देता है। पेंशन लाभ क्या होगी? 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने रुपये 3000 न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, जीवन साथी को 1500 माह में मतलब जो पेंशन है महीने की मिलती रहेगी, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसको। उड़ान स्कीम से आपका एक प्रश्न आया था, तो उड़ान योजना जो है वो क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है। ये एयरलाइनों को वित्तीय व्यवहार्यता और अंतर्निधि प्रदान करती है। ये कुछ उड़ान स्कीम के आपके दो कथन थे जो सत्य कथन थे। अगला जो आपका है वो ग्लोबल सिटी इंडेक्स, उसमें कौन से दो जो शहर हैं 2025 में ऊपर हैं? तो एक तो न्यूयॉर्क हो गया आपकी यूएसए का, और एक लंदन जो है आपका ब्रिटेन में। ये दो शहर हैं जिन्होंने टॉप किया है। आपका अगला जो प्रश्न है वो लास्ट है आपका, वो लाइट इंडस्ट्रीज है, जो हल्के उद्योग है। हल्के उद्योग वे होते हैं जहाँ कम कच्चा माल, कम ऊर्जा, कम पूंजी लगती है और वे उपभोक्ता वस्तुएं बनाते हैं। कम निवेश व कम ऊर्जा उपयोग, श्रम आधारित दैनिक उपयोग की वस्तुएं तैयार करते हैं, कम प्रदूषण। यानी लाइट इंडस्ट्रीज आपको पता चल रहा है उतना हेवी नहीं होते हैं, कम कच्चा माल, कम ऊर्जा, सब कम कम ये प्रयोग में लाते हैं। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, मन लगे या ना लगे पढ़ना तो पड़ेगा। आपको पता है कि लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, तो पढ़ते रहा करो। एग्जाम से पहले कभी कभी मूड नहीं होता है, लेकिन क्या करें, जीवन में प्रगतिशील होना पड़ता है मनुष्य को। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।